तो भारत की शांत फिजा को अशांत करने के लिए पाकिस्तान ने नापाक साजिश रची है। कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की प्लानिंग में बैठा है। लश्कर के आतंकियों को बकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तान ठंड बढ़ने का इंतजार कर रहा है क्योंकि वो बर्फबारी में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना चाह रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारे जवान दिन रात सरहद पर तैनात हैं, जो आतंकिस्तान की नापाक साजिश को पूरा नहीं होने देंगे। ठंड की दस्तक के साथ ही पाकिस्तान ने नापाक साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बर्फबारी का सहारा लेकर आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की प्लानिंग की है। आतंकिस्तान ने भारत की शांत फिजा को अशांत करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची है। पीओके में 10 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड तैयार किए गए हैं, जिसे लेकर हाल ही में खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा लश्कर के आतंकियों को बर्फबारी की आड़ में भारत की सीमा में धकेला जाएगा। पाकिस्तान आतंकियों की राजौरी पुंछ की सीमा से घुसपैठ कराना चाहता है, लेकिन आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, साथ ही गश्त भी तेज कर दी गई है। इन एरियाज में लॉन्चिंग पैड्स पर इस वक्त 100 के करीब आतंकी तैयार रखे गए हैं, जो कश्मीर घाटी के इस तरफ का रुख कर सकते हैं बर्फबारी से पहले। अमूमन इसी महीने में ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, दरअंदाजी होती है, घुसपैठ होता है, जिसके बाद आतंकियों को इस तरफ धकेलने के बाद यहाँ का माहौल तितर बितर करने की कोशिशें की जाती है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इसी एरिया से काफी टाइम बाद इन्फिल्ट्रेशन के इंसिडेंट्स कम हुए, लेकिन इससे कबल 90 से लेकर 2022 तक जो माहौल यहाँ पर था, उसे साफ लग रहा है कि इस एरिया का भी इस्तेमाल किया गया ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट या आतंकवादियों को इस तरफ धकेलने के बाद यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की साजिश का खुलासा तब हुआ जब कुपवाड़ा में 2 आतंकी पकड़े गए। उन्होंने आतंकिस्तान को बेपर्दा कर दिया। बीते 15 दिनों में कुपवाड़ा में 2 बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें एक आतंकी मारा गया जबकि 2 गिरफ्तार किए गए। इन आतंकियों ने पूछताछ में घुसपैठ की साजिश की पोल खोल दी है। घुसपैठ की फिराक में बैठे आतंकियों को लश्कर ने ठंड से बचने की ट्रेनिंग दी है। सभी आतंकियों को सर्वाइवल किट भी दी गई है। बर्फबारी शुरू होने पर घुसपैठ की कोशिश होगी। इसके लिए पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर ध्यान भटकाएगी और खराब मौसम का फायदा उठाकर आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करेंगे। बर्फबारी का सहारा लेकर पीओके से कश्मीर में घुसपैठ करना आतंकियों के लिए काफी आसान होता है। सर्दियों का मौसम और बर्फबारी शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों को इस ओर धकेलने की कोशिशें तेज कर देता है। क्योंकि बर्फबारी होने के बाद कश्मीर में जो तमाम इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और इसके चलते आतंकियों को इस ओर धकेलने में मुश्किल होती है। इसके अलावा कश्मीर में जिस तरह से तमाम आतंकी घुसपैठ की कोशिशें हैं वो नाकाम की जा रही हैं और इसके साथ साथ ही आतंकियों के खात्मे में भी सुरक्षा बल इस वक्त वो भारी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और इसके चलते अब आतंकियों के लिए मुमकिन नहीं है कि कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन की जाए। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लॉन्चिंग पैड पर 100 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान पूरी सुरक्षा मुहैया करा रहा है। लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना निभा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान ने पूरी प्लाटून तैनात कर दी है। आतंकियों को पाक सेना सभी तरह के संसाधन उपलब्ध करा रही है। साजिश के तहत कुपवाड़ा में कुछ समय पहले ही घुसपैठ की कोशिश हुई थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। सेना के अधिकारियों का कहना है कि तापमान में गिरावट के साथ ही सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ का ग्राफ बढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए एलओसी पर सेना को जीतोड़ मेहनत करनी पड़ती है।
इस साल घुसपैठ की 15 कोशिशों के दौरान सेना ने करीब 25 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इस बार भी बर्फबारी का इंतजार पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे आतंकियों को भारत में धकेलने का मौका चाहिए। जम्मू कश्मीर से सुरेंद्र रावत और सैयद तजम्मुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आपने 2 महीने पहले भ्रष्टाचार की एक इमारत को गिरते हुए देखा था। आपने देखा था कि किस तरह महज कुछ ही सेकंड में भ्रष्टाचार की इमारत इतिहास बन गई थी। भ्रष्टाचार की दौलत की बदौलत खड़े किए गए ट्विन टावर को आपने मलबे में बदलते हुए देखा था। अब ऐसा ही कुछ गुरुग्राम में भी होने जा रहा है, जहां भ्रष्टाचार के एक और टावर का टाइम आ गया है। मतलब एक बार फिर से भ्रष्टाचार के हर एक सुराख में सिस्टम का बारूद भरा जाएगा। भ्रष्टाचार की सनक से दमक रही एक और बिल्डिंग की अब जमीन पर धमक सुनाई देने वाली है, क्योंकि ये बिल्डिंग अब धड़ाम होने वाली है। दो महीने पहले ही आसमान से बात करती, इतराती, भ्रष्टाचार की सरिया पर जमी, आसमान को चीरती नोएडा में ट्विन टावर नाम की 2 बिल्डिंगों को कुछ ही सेकंड में धूल बनते देखा गया था। ट्विन टावर के हर उस सुराख में बारूद भर दिया गया था जहां से भ्रष्टाचार व्यापार करता दिख रहा था और आंख झपकते ही टावर इतिहास बन गया। भ्रष्टाचार के जीवंत सबूत का मलबा एक बार फिर देखने को मिलने वाला है। भ्रष्टाचार की एक और इमारत पर प्रशासन का बारूद भरा जाएगा। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स गिराए जाने के बाद सोमवार से इसी तर्ज पर गुरुग्राम के चिंटल हाई राइज टावर को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चिंटल पैराडाइज में टावर डी एक 18 मंजिला आवासीय इमारत है, जहां इस साल 10 फरवरी को छत गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान फर्श धंस गई थी, जो गिरते हुए दूसरे और पहले फ्लोर तक आ पहुंची थी। उपायुक्त ने कहा है कि IIT दिल्ली ने इसके निर्माण कार्य को लेकर ऑडिट किया, जहां रिपोर्ट में पाया गया कि चिंटल हाई राइज का टावर डी रहने योग्य नहीं है। वहीं इसके निर्माण में इतनी खामियां हैं जिसकी मरम्मत भी नहीं कराई जा सकती। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव का कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद हमने टावर डी को गिराने पर विचार किया है, ये देखते हुए कि इसकी मरम्मत तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव नहीं है। एक डिटेल्ड ऑर्डर हम सोमवार तक, मंडे तक डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बिहाफ पे पास कर देंगे, जिसमें बिल्डर को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी कि इसको पूरी तरीके से, खाली तो पहले ही कराया जा चुका है, बट चूंकि टेक्निकली और इकोनॉमिकली इसको रिपेयर करना भी संभव नहीं है, इसलिए इसको गिराने की प्रक्रिया खाली करें और इसको बंद कर दें। और इसके अलावा हम साथ ये भी उनको डायरेक्शंस देंगे कि जो डी टावर के अलॉटीज हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, उनको भी जो है उनके जो क्लेम्स हैं वो सेटल करें। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने भवनों के संरचनात्मक ऑडिट को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने चिंटल पैराडाइज के बाकी 2 टावरों ई और एफ के स्ट्रक्चरल ऑडिट का भी आदेश दिया है, जिसमें निवासियों की ओर से बालकनियों और फर्श के बारे में शिकायत की गई है। वहीं 70 आवासीय सोसाइटियों में से 16 के स्ट्रक्चरल ऑडिट का आदेश दिया गया है, जहां घर खरीदारों ने गंभीर निर्माण समस्याओं के बारे में शिकायत की थी। माना जा रहा है कि इसे लेकर 15 नवंबर तक रिपोर्ट आ सकती है।
सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर जो रहवासी है उनको भी इस चीज़ की सूचना दी गई है और आने वाले दिनों में इसको ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार इस बिल्डिंग में जो मटेरियल लगा है वो काफ़ी घटिया स्तर का लगा है, जिसके बाद यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। जो जिला प्रशासन की टीम है उसको अपनी रिपोर्ट दे दी गई है IIT दिल्ली की तरफ से और बताया गया है कि यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है और इस जो बिल्डिंग है उसको ढहाया जाए। हजारों लोगों के सपनों को बिखेरने वाले, लाखों लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले, सिस्टम के नाम पर सिस्टम की खामियों से फायदा उठाने वाले, असली सिस्टम जब अपनी पर आता है तो क्या से कर जाता है। दौलत की बदौलत खड़ी की गई भ्रष्टाचार की हर एक निशानी का समय जरूर आता है, तबाह होने की तारीख जरूर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ग्रेटर नगर निगम जयपुर में महापौर उपचुनाव में अब बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच सीधा मुकाबला है। बहुमत न होने के बावजूद कांग्रेस अपना महापौर बनाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि वो बीजेपी की गुटबाजी का फायदा उठाकर अपना महापौर बनाने में सफल होगी। 10 नवंबर को ग्रेटर नगर निगम महापौर के लिए उपचुनाव होगा। इसके लिए अब कांग्रेस अपने उम्मीदवार को महापौर बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन भाजपा की गुटबाजी का कांग्रेस फायदा उठाने की जुगत में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो कुछ भाजपा पार्षदों से इसको लेकर संपर्क साधा भी गया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा में हुआ घटनाक्रम देखा है, हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा है, पूरी टक्कर देंगे। भाजपा का जो भी पार्षद कांग्रेस के खेमे में आएगा उसका सम्मान और स्वागत है। भाजपा के पार्षद टूट कर आते हैं तो उलटफेर हो सकता है। पहले 2019 में भी हम निगम में उलटफेर कर चुके हैं। कांग्रेस की उम्मीद करती है जो भी बीजेपी का पार्षद कांग्रेस के खेमे में आएगा, हमें वोट करेगा, हमारे साथ आएगा, उसका हम सम्मान भी करेंगे, उसका काम भी करेंगे। तो क्या लगता है आपके संपर्क में है ये आंकड़ा, क्योंकि 53 का आपके पास है और 74 चाहिए आपके पास, 21 के करीब? नो डाउट, नंबर गेम में हमारी संख्या बहुत कम है और लगभग 20 लोग चाहिए। 20 लोग जुटाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब गणित बदलती है, बहुत तेजी से बदलती है, तो बीजेपी इसीलिए शुरू में उधर चली गई। तो ये मानकर चलना, पहले भी जब संख्या बहुत कम थी तब हम 25-26 लोग तोड़ कर लाए थे। देखिए 22 पार्षद नहीं, ज्यादा भी आएंगे। बीजेपी में बहुत दो फाड़ चल रही है और अव्यवस्था है। कांग्रेस एकजुट होगी। 53 हमारा आंकड़ा नहीं है, अब हमारा आंकड़ा 74 से ऊपर है और हेमा सिंघानिया जी जीतेंगी और निश्चित रूप से कड़ी को मजबूत करेंगी। भाजपा मुख्यालय में शील धाबाई का रोष सभी ने देखा। उनकी बेटी भी खासी नाराज नजर आई। अगर ये नाराजगी अंत तक बरकरार रहती है तो ये तय है कि कम से कम 4 से 5 पार्षद उनके कहने पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। सुखप्रीत बंसल भी महापौर पद की लगभग फाइनल उम्मीदवार थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनका भी नाम कट हो गया। मन में कहीं न कहीं सुखप्रीत बंसल भी नाराज हो सकती है। माना जाता है कि झोटवाड़ा जोन सहित अन्य में उनके पास 10 से 12 पार्षद हैं जो उनके कहने पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। वहीं पूर्व मेयर डॉक्टर सौम्या ने हालांकि पूरे घटनाक्रम से दूरी बना रखी है, लेकिन उनके कहने पर भी सांगानेर सहित निर्दलीय पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। हमारी जीत पक्की है। प्रत्यक्ष शिविर में हम जा रहे हैं, साथ ही सभी पार्षदों के साथ जा रहे हैं। हमारी जीत निश्चित है, हम जीत के आएंगे, पूरे साथ रहेंगे। हमारे एक तरफा से हमारे वोट डलेंगे और हम निश्चित है हमारा वोट बनेगा कांग्रेस का। जी हमारा 76 का आंकड़ा पूरा होगा, हम जीत के आएंगे, निश्चित है हमारा। बहरहाल महापौर बनाने के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त पार्षद तो नहीं है, लेकिन भाजपा की गुटबाजी कांग्रेस को मजबूती दे रही है। अब देखना होगा कि भाजपा के कितने पार्षद कांग्रेस में आते हैं और क्या परिणाम रहता है। अमेठी जिले के रामलीला मैदान में राघव राम सेवा संस्थान ने रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। उद्योगपति और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी के संस्थान ने गरीब और जरूरतमंदों को 8000 कंबलों का वितरण किया। इसके साथ ही राजेश अग्रहरी के निजी फंड से बने प्राथमिक विद्यालय का भी लोकार्पण किया गया, जहां बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा गया।
अमेठी के उद्योगपति और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला पिछले 18 वर्षों से गरीब और जरूरतमंद लोगों को रजाई का वितरण करते आ रहे हैं। जहां आज एक बार फिर राजेश मसाला के राघोराम सेवा संस्थान द्वारा अमेठी के 8000 जरूरतमंदों को रजाई का वितरण किया गया। अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद, सांसद बृजभूषण शरण सिंह, सांसद सीमा द्विवेदी, राज्य मंत्री रविकांत गर्ग, विधायक सुरेश पासी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता मौजूद रहे। राजेश मसाला द्वारा गोद लेकर 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बनवाए गए प्राथमिक विद्यालय का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान संस्थान ने युवा बेरोजगारों को ब्याज मुक्त ऋण वितरण करने के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा। माता पिता के याद में उन्हीं के संस्कारों का मैं एक रूप हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये नर सेवा नारायण सेवा दरिद्र नारायण की सेवा की गई है, जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए 1.25 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी स्कूल को गोद लेकर के उसको मॉडर्नाइज किया गया। उसमें स्मार्ट क्लास चलेंगे। 8000 गरीब को रजाई बांटी जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2 हेल्थ ATM दिया गया है, जिसमें गरीब का इलाज सरकारी अस्पताल में जो लेबोरेटरी में ज़्यादा पैसा जाता है पैथोलॉजी में, उससे उसको छुटकारा मिलेगी। 48 प्रकार की जांच उसको मुफ्त में 5 मिनट के अंदर उपलब्ध हो जाएगी और 1 करोड़ रुपया डोनेट किया गया है। वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में भाजपा को मिली भारी जीत पर कहा कि आज गोला उपचुनाव के परिणाम आए और भाजपा प्रत्याशी को भारी जीत मिली है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के केंद्र में 8.5 साल की सरकार और प्रदेश में मुख्यमंत्री के 5.5 साल की सरकार में जनता का आशीर्वाद मिला है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये उसका आगाज है और ये स्पष्ट करता है कि पूर्ण बहुमत से फिर से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का परचम देश में लहराएगा। वहीं ये पहला मौका नहीं है जब राजेश मसाला ने किसी सामाजिक कार्य में भागीदारी की हो। वो इससे पहले भी कई सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।